गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अपन राजस्थान की जनजातियों में भील जनजाति पढ़ ली अपन ने, मीणा जनजाति पढ़ ली। आज अपन तीसरी जनजाति के बारे में अध्ययन करेंगे। जनजाति का नाम है गरासिया जनजाति। गरासिया जनजाति के बारे में अपन विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। गरासिया जो जनजाति हैं आपकी, गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। गरासिया जनजाति राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी, यानी कि गरासिया जनजाति की जनसंख्या तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर बताया मैंने आपको मीणा जनजाति, दूसरे नंबर पर बताया मैंने आपको भील जनजाति, और तीसरे नंबर पर आने वाली जो आपकी जनजाति है गरासिया जनजाति की बात करते हैं अपन। गरासिया जनजाति की अपन उत्पत्ति या उद्भव की बात करते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति या उद्भव माना जाता है, बड़ौदा जो शहर है आपका, बड़ौदा के निकट, बड़ौदा के समीप एक क्षेत्र है चेनपारिन क्षेत्र। चेनपारिन क्षेत्र जो है वहाँ से इस जनजाति की उत्पत्ति या उद्भव माना जाता है। उसके बाद अगली बात करते हैं अपन राजस्थान इतिहास के जनक, जानते होंगे आप, राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड ने इस गरासिया जनजाति के बारे में कहा कि इनकी जो उत्पत्ति, एक शब्द आता है, शब्द का नाम आता है गवास। कर्नल जेम्स टोड ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति का शब्द क्या माना? गवास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है नौकर। क्या कहा? नौकर। अगली और बात करते हैं अपन तो कि गरासिया जनजाति खुद अपने आप को राजपूतों या चौहानों का वंशज मानते हैं। यानी उत्पत्ति में अपन दो तीन बातें कर ली अपन ने। पहला कह दिया कि इसका जो उद्भव है कहाँ से हुआ? चेनपारिन क्षेत्र से। दूसरी बात कर ली, कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा कि गवास शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसका अर्थ क्या है? नौकर। और तीसरी बात बताई, इनकी जो उत्पत्ति मानी जाती है राजपूत या चौहानों के वंश से मानी जाती है। इसके आगे अगला जो टॉपिक हम बात करते हैं, ये थी आपकी उत्पत्ति और उद्भव। दूसरी बात करते हैं कि गरासिया जनजाति का क्षेत्र, गरासिया जनजाति का क्षेत्र या विस्तार कहाँ कहाँ पर है, यानी कि राजस्थान के किन किन जिलों में मुख्य रूप से गरासिया जनजाति पाई जाती है। मुख्य जिलों की बात करते हैं, या सबसे ज़्यादा गरासिया जनजाति पाई जाती है। राजस्थान का सबसे ठंडा जिला माना जाता है सिरोही जिला। सिरोही जिले में सबसे ज़्यादा गरासिया जनजाति निवास करती है। उसके बाद में उदयपुर में भी निवास करती है। उसके बाद में राजसमंद में भी निवास करती है। उसके बाद आता झालावाड़ में भी गरासिया जनजाति निवास करती है। उसके बाद कोटा जिलों में भी निवास करती हैं और 12 जिलों में भी गरासिया जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। क्षेत्र विस्तार में सबसे ज़्यादा सिरोही जिलों में निवास करती है। कौन जनजाति करती है? गरासिया जनजाति। और उसके बाद उदयपुर, राजसमंद, झालावाड़, कोटा, 12 जिलों में भी यह जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है या निवास होता है। इसके आगे दो बातें कर ली अपन ने कि गरासिया जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई। दूसरी बात कर ली अपन ने, गरासिया जो जनजाति हैं वह किन किन क्षेत्रों या किन किन जिलों में इसका विस्तार पाया जा रहा है। एक और बार सिंपल सी बात कर लेते हैं, गरासिया जनजाति के प्रकार, कि गरासिया कितने प्रकार के हैं। गरासिया जनजाति की बात करते हैं तो 2 प्रकार के हैं ये आपके मुख्य रूप से। गरासिया जनजाति कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक तो आते हैं राजपूत गरासिया। कौन सा आता है? राजपूत गरासिया। और दूसरा जो आता है आपका भील गरासिया। कौन सा आता है? भील गरासिया। दोनों में क्या फ़र्क है? देखे भाई, राजपूत गरासिया, अभी उत्पत्ति में एक चीज़ बताई थी कि गरासिया लोगों ने कहा कि हम चौहानों के राजपूतों के वंश से। जिन लोगों ने ये कहा वो तो हो गया आपके राजपूत गरासिया। और भील गरासिया, कुछ गरासिया जनजाति के जो पुरुष वर्ग हैं वो क्या करते हैं? भील लोगों की महिलाओं से विवाह कर लेते हैं और उनसे जो
ग्रास्या जो उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन से हो जाएंगे? भील ग्रास्या। यानी दो प्रकार के हो गए, राजपूत ग्रास्या और भील ग्रास्या मुख्य रूप से ग्रास्या के प्रकार माने जाते हैं। ग्रास्या जनजाति के प्रकार के बाद में ग्रास्या जनजाति के सामाजिक जीवन, विवाह के बारे में या अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्रास्या जनजाति में देखते हैं किन किन बिंदुओं पर अध्ययन करते हैं। सबसे पहला बिंदु सबसे पहला बात करते हैं अपन विवाह। अगले बिंदु के रूप में बात करते हैं परिवार। अगले बिंदु में बात करते हैं भोजन। अगले बिंदु में बात करते हैं वस्त्र। नेक्स्ट बात करते हैं समाज। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नृत्य। नेक्स्ट बात करते हैं धर्म के बारे में। एक और बात करते हैं अंधविश्वास के बारे में बात करते हैं। और एक और आता है बिंदु आपका अर्थव्यवस्था के बारे में अपन अध्ययन करें। इन बिंदुओं के बारे में अपन ग्रास्या जनजाति में क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, इनके बारे में क्या चीज़ बात करते हैं अपन। सबसे पहले ग्रास्या जनजाति के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं अपन, स्टार्टिंग अपन खाने से ही कर लेते हैं भाई कि क्या क्या खाते हैं भाई। सबसे पहले बात करते हैं भोजन के बारे में, ग्रास्या जनजाति के भोजन के बारे में। ध्यान रखें आप, जनजाति हैं, इनकी संस्कृति अल्प विकसित मानी जाती है, ज़्यादा कोई विकसित नहीं है। तो आप ऐसा ना सोचें कि यह बहुत महंगा खाना खाते होंगे, बफर डिनर करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यह जनजाति अन्य जनजाति की तरह ही कुछ लिमिटेशन होते हैं या कच्चा भोजन होते हैं या उनके अल्प विकसित वाले के जो सस्ता खाना होता है वही चीज़ें उपयोग करते हैं, गरीबी का से वो बोल सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से मक्के का प्रयोग करते हैं। उसके बाद गेहूँ, उसके बाद बाजरा, उसके बाद ज्वार या कहीं कहीं पर चना का भी इसमें यह जनजाति मुख्य रूप भोजन के रूप में प्रयोग करती है। भोजन के बाद में दूसरी जाति है वस्त्र। वस्त्र में कि यह कपड़े कैसे पहनते पे, उनके कपड़े किस प्रकार के, कोई टाई बेल्ट बन के नहीं आता है, कोई बेल्ट लगा कर नहीं आता है। जनजाति के जो वस्त्र की बात करते हैं, जो सबसे पहले पुरुष वर्ग की बात करते हैं, पुरुष मुख्य रूप से धोती पहनते हैं, एक पहनते हैं अंगरखी और एक पहनते हैं कमीज का। मुख्य रूप से ग्रास्या जनजाति का जो पुरुष होता है इन वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। और महिला की जो बात करते हैं, महिला या स्त्री की अपन बात करते हैं तो ये पहनती है घाघरा या छोटी ओढ़नी का मुख्य रूप से यह उपयोग करती हैं। इसके अलावा इस जनजाति की जो महिलाएं हैं वह मुख्य रूप से प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी पहनती हैं। कुछ अच्छी औरतें होती हैं वो हाथी दांत या लाख की चूड़ियों का उपयोग भी करती है। उसके बाद बात करते हैं अपन तो परिवार की बात करते हैं कि ग्रास्या जनजाति का परिवार किस प्रकार का है। परिवार की बात करते हैं तो यहाँ का जो परिवार है पितृसत्तात्मक माना जाता है। पितृसत्तात्मक परिवार माना जाता है। पितृसत्तात्मक का तात्पर्य ये होता है कि ऐसा परिवार जिसमें किसका अधिकार चलता है, वो चलता है पिता का अधिकार, इसे बोलते हैं अपन पितृसत्तात्मक। और परिवार के अंतर्गत इनके परिवार में जो सबसे जो बड़ा जो होता है वही क्या होता है, मुखिया माना जाता है। परिवार में जो सबसे बड़ा जो आदमी होगा उस को ही वह मुखिया मानते हैं। दूसरी बात करते हैं अपन तो समाज की बात करते हैं अपन। ग्रास्या जनजाति का जो समाज है ज़्यादा विकसित है नहीं है, कम विकसित माना जाता है। समाज में जो बड़े लोग होते हैं उनको अधिकार सब मानते हैं कि उनका अधिकार सब मानते हैं। इनमें एक शब्द होता है पालवी।
गांव का जो मुखिया होता है उसे अपन पालवी के रूप में जानते हैं इससे अपन। अगले बात करते हैं अपन नृत्य की, डांस की, कि यह डांस कैसे करते हैं, कौन कौन से डांस करते हैं या नृत्य करते हैं, किस प्रकार से उछल कूद करते हैं। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आता है वालर नृत्य। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि वालर नृत्य कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है। ध्यान रखें, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वालर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है, तो ग्रासिया जनजाति के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। वालर के बाद में एक आता है लूर, एक आता है मांदड़। ये आपके इस जनजाति के प्रमुख नृत्य माने जाते हैं। उसके बाद में अपन धर्म की बात करते हैं। अपन इस जनजाति के जो धर्म की बात करते हैं अपन, तो इस भगवान शिव के मुख्य रूप से उपासक महादेव को मानते हैं ये, कि भोलेनाथ जो है अपना सब कुछ वही है। महादेव के भक्त सबसे ज़्यादा इस ग्रास जनजाति को माना जाता है। और अंधविश्वास की बात करें अपनी जनजाति में, तो इस जनजाति के लोग जो सफ़ेद रंग के पशु हैं, वाइट कलर के जो जीव जानवर हैं, उनको सबसे अच्छा मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं ये लोग। यानी कि सफ़ेद रंग के जो पशु हैं, बकरी होगी, भेड़ हो गया, ऊँट हो गया, जो भी हो जानवर हो, सफ़ेद रंग का जो पशु होता है उनकी बहुत ज़्यादा आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति करती है? ग्रासिया जनजाति करती है। अगली सबसे महत्वपूर्ण, कई बार इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है विवाह के बारे में। इनके विवाह की बात करते हैं तो विवाह में 3 विवाह मुख्य रूप से हैं। इनमें विवाह की बात करते हैं, 3 विवाह मुख्य रूप से मिलते हैं। पहला तो मिलता है मोर बंदिया। प्रश्न आ जाए कि मोर बंदिया क्या चीज़ है। ऐसा नहीं कि मोर को बांध के रख दिया मतलब मोर बंदिया हो गई। मोर बंदिया एक प्रकार का विवाह है। अपने देखते हैं आप, अपने सामान्य अपने में होता है कि जब शादी होती है तो एक जो डिब्बा होता है उसमें एक मोर का एक कुछ प्रतीक होता है, उसको बिठाया जाता है, वो मोर बंदिया। मोर बंदिया विवाह में इम्पोर्टेंट बात, 7 फेरे होते हैं, वर वधू दोनों लेते हैं, ध्यान रखना। 7 फेरे होते हैं और ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। भाई ब्राह्मण मंत्र बोलते हैं, 7 फेरे होते हैं तो ये शादी होती है। और लास्ट में ब्राह्मण को क्या देते हैं? पैसे देते हैं, दक्षिणा देती है। और दक्षिणा नहीं देते हैं तो कुछ छोटे मोटे उल्टे मंत्र भी बोल जाता है वो, तो ब्राह्मण को दक्षिणा दी जाती है। 7 फेरे होते हैं वर वधू के द्वारा। ये कौन सा विवाह हो गया? मोर बंदिया। ठीक है। दूसरा विवाह एक और होता है, विवाह का नाम पहरानवा विवाह। इस विवाह में क्या होता है? बहुत सिंपल सा विवाह है, बिल्कुल बिना खर्चे का विवाह है। इसमें ना तो पंडित जी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मतलब शादी फेरे भी नहीं होते, पंडित भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं होता है। बिना खर्चे का विवाह जो होता है कौन सा होता है? पहरानवा विवाह, जो मुख्य रूप से किस जनजाति में पाया जाता है? आपका ग्रासिया जनजाति में जो होता है पहरानवा विवाह। इसमें ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। फेरे भी क्या होती है? नहीं होते, यानी कि नाम मात्र के फेरे, डायरेक्ट कोर्ट मैरिज जैसा काम। इसमें कोर्ट मैरिज भी नहीं है, बिना खर्चे का काम। और तीसरा होता है इससे भी शानदार विवाह, कुछ नहीं करना भाई। विवाह का नाम है ताड़ना, या किसी किताब में ताना भी लिखा हुआ है। इस शब्द की अपन बात करते हैं, इसका विचार शाब्दिक अर्थ की बात, ताड़ना मतलब किसी को देखना। ये विवाह बहुत अच्छा विवाह है। इसमें क्या होता है? इस ग्रासिया जनजाति कोई भी औरत या युवती जब पशु चराने के लिए जंगल में जाती है और कोई भी जिसको वो लड़की पसंद आ गई है उसको सिर्फ स्पर्श कर ले, छू ले, कितना शानदार विवाह। स्पर्श कर लिया और पंचों ने कह दिया भाई इसने स्पर्श कर लिया है तो इसका भाई मेरे मिलाप करा दो भाई, तो क्या हो जाएगी? आपकी शादी हो जाएगी। तो सबसे शानदार विवाह, छू के विवाह करना। फिर बाद में वो क्या करते हैं? छू लिया भाई, लेकिन यहाँ पर फ्री पॉकेट में नहीं होता, भाई पैसे देने पड़ते हैं। और यहाँ पर पैसे ये नहीं कि 2-4 लाख दे दिए। इनमें जो प्रथा होती हैं, यानी कि अपनी भाषा में कह सकते हैं दहेज, या उनकी भाषा में कहते हैं कन्या मूल्य। कन्या मूल्य में मुख्य रूप से वर पक्ष के द्वारा एक तो दिए जाते हैं 12 बछड़े, 12 बछड़े देते हैं, गाय के हो भैंस के हो वो 12 देते हैं, और 12 कपड़े का थान भी देते हैं।
12 बछड़े और 12 कपड़े का थान वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को दिया जाता है। और यहाँ पर जो शादी संपन्न कराने जो आ रहे पंच लोग, उन पंचों को भी एक एक बछड़ा और एक एक कपड़े की थान भी दी जाती है। देखो भाई, खर्चा ज़्यादा है, शादी में कुछ नहीं भी छू लिया, शादी होगी कंप्लीट हो गई, लेकिन खर्चा ज़्यादा है इसमें, ये चीज़ ध्यान रखना। ये थे आपके प्रमुख विवाह के प्रकार, मोरबंदिया, परानवा, तारण विवाह। और लास्ट आता है आपकी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में बात करते हैं कि इस जनजाति की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान में कुछ लोग मजदूरी करने लग गए हैं और कुछ लोग जो दूध के धंधे के रूप में भी इसको ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं कि अब दूध का धंधा भी चलाया जाए, तो ये आपकी अर्थव्यवस्था उसकी सुदृढ़ हो सके। ये था आपका ग्रासीय जनजाति के बारे में जो बिंदु थे, आपके परिवार, भोजन, वस्त्र, समाज कैसा है, नृत्य कैसे हैं, धर्म के बारे में, अंधविश्वास, दुर्व्यवहार, विवाह के बारे में अपन ने चर्चा की है। अब अपन पढ़ते हैं कि ग्रासीय जनजाति के सब अपन ने बात कर ली, उत्पत्ति, उद्भव, क्षेत्र, विस्तार, प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया कि किस प्रकार का भोजन करते हैं उसके बारे में अध्ययन कर लिया अपन ने, समाज कैसा है, नृत्य कैसे हैं, शादी विवाह कैसी है, टोटल चीज़ के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब अपन बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस ग्रासीय जनजाति से संबंधित कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं, वो कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा अपन को ध्यान होनी चाहिए। तो हेडिंग डालते हैं अपन प्रमुख शब्दावलियाँ। प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्रमुख रूप से कौन कौन सी शब्दावलियाँ मुख्य रूप से हैं। सबसे पहला जो शब्द आता है, क्या कहा जाए कि घेर का मतलब क्या होता है। घेर का मतलब ये होता है कि अपन जानते हैं सामने घेरना, किसी को इकट्ठा करके घेरना हो, वो वाली बात नहीं। घेर का मतलब ये होता है इसमें हाउस या घर, यानी कि ग्रासीय जनजाति के जो घर होते हैं उनको घेर के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात करते हैं अपन तो सहलोत। कैसे नहीं, गहलोत को भाई सहलोत, सहलोत नहीं, सहलोत का मतलब ये होता है ग्रासीय जनजाति का जो गांव होता है, उस गांव का जो मुखिया होता है, गांव का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं अपन, सहलोत। आप अंदाजा नहीं लगाया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं तो इधर सहलोत, वो तो पूरे प्रदेश का मुखिया और ये गांव का मुखिया, दोनों अलग अलग है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगली बात करते हैं अपन तो मांड। मांड का तात्पर्य ये होता है कि अपने घर पे कोई मेहमान आते हैं, जैसे अपन तो गरीब लोग हैं भाई, कोई मेहमान आता है तो अपने घर में बैठा देते हैं भाई, लेकिन गेस्ट हाउस कह सकते हैं अपन, अतिथि गृह। अतिथि गृह को क्या कहते हैं अपन, मांड के रूप में जानते हैं। अतिथि यानी मेहमान जो आएंगे वो किस में रुकेंगे, मांड में, अतिथि गृह के रूप में जानते हैं। अगली बात करते हैं अपन तो ओसरा। ओसरा, ओसरा एक सामान्य अर्थ में तो ये कहा जाता है कि ओसरा मतलब होता है किसी की बारी, किसी का अवसर कहते हैं, लेकिन इस जनजाति में ओसरा मतलब ये होता है कि जो अपना मकान होता है, मकान का जो बरामदा होता है, उस बरामदे को क्या कहते हैं अपन, ओसरा के रूप में जानते हैं, बरामदा। अगली बात करते हैं अपन इसमें खाटलो। खाटलो बहुत प्रचलित है। खाटलो का मतलब होता है अपना खाट, बेड, अपनी भाषा में बोलते हैं वर्तमान क्या कि किस पे सो रहे, बेड पे सो रहे हैं, लेकिन इस जनजाति के लोग खाटला में पड़ जाओ पर होता हूँ, यानी कि बेड पे सो जा। खाटला मतलब होता है बिस्तर। बिस्तर, बिस्तर नहीं कहेंगे अपन, इसको चारपाई कह देंगे, चारपाई। उसके बाद बात कर ले खाटला के बाद में माटलो। माटलो, देखो खाटलो और माटलो, ऐसे नहीं खाटलो मतलब 4 पाई और माटलो मतलब 8 पाई, 8 पाई नहीं होगा। माटलो मतलब ये होता है इस जनजाति के लोग जिस मटकी में पानी पीते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, माटलो कहते हैं, मटकी। ठीक है, इन शब्द के अलावा और शब्द हैं, जैसे देखिए इधर आप अगले शब्द की बात करते हैं तो 7 नंबर आता है गट्टी, या किसी किताबों में गेटी भी लिखा हुआ है। गेटी मतलब वो नहीं गर्दन मरोड़ना। गट्टी का सिंपल सा तात्पर्य ये होता है कि जो अनाज पीसने के लिए, आज तो अपने हर घर में चक्की है भाई, लेकिन यहाँ पर जो गोल गोल जो घूमने वाली जो होती हैं उसको कहते हैं गट्टी, यानी कि अनाज पीसने का यंत्र। अनाज
पीसने की जो होती हैं उसे क्या कहते हैं, गट्टी भी कहते हैं और गेटी के नाम से भी जानते हैं। अगला जुल्की। जुल्की क्या गजब का नाम है, जैसे किसी लड़की का नाम आ रहा है। जुल्की का तात्पर्य ये होता है ग्रासिया जनजाति के लोग जो कमीज़ पहनते हैं, जो शर्ट पहनते हैं, उसको क्या कहते हैं, जुल्की के नाम से जानते हैं। ग्रासिया पुरुष का जो कमीज़ होता है उसे क्या कहते हैं, जुल्की के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं अपन हुर्रे। हुर्रे मतलब नहीं किसी की मजाक उड़ाती है। हुर्रे यह एक शब्द होता है मोगी। इसका मतलब होता है ग्रासिया जनजाति में जैसे मान लो कोई आदमी मर जाता है, उनके बाद उसका जो शहीद स्मारक बनाया जाता है, मरने के बाद जो समाधि बनाई जाती है या तो शहीद स्मारक जो बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मोगी या हुर्रे के रूप में जानते हैं। हुर्रा मतलब ये नहीं किसी का हुर्रिया उड़ा दो, हुर्रिया उड़ा वो चीज़ नहीं होती है, इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगले बात करते हैं अपन सोहरी। सोहरी है, छोरी नहीं है, सोहरी। सोहरी का तात्पर्य कि ग्रासिया जनजाति के लोग हैं, किसी क्या बोल सकते हैं अपन, किसी भी सामान को रखने का जो कोई डिब्बा वगैरह होता है, यानी अनाज रखने की जो कोठी होती है उसे क्या कहते हैं, सोहरी के रूप में जानते हैं। अनाज रखने का पात्र, अनाज रखने का जो पात्र होता है उसे अपन सोहरी के रूप में जानते हैं। अगला आता है गेह। गेह का तात्पर्य होता है, अपनी भाषा में बोलते हैं करियावर, यानी कह सकते हैं अपन सीधी सी बात, मृत्यु बोझ जो होता है उसको गेह के नाम से जाना जाता है। अगली बात करते हैं अपन डुबकी। डुबकी, डुबकी का तात्पर्य होता है, इसमें एक बहुत प्रसिद्ध एक चिड़िया होती है, सगुनी चिड़िया कह सकते हैं अपन, सगुनी चिड़िया। सगुनी चिड़िया को क्या बोलते हैं, डुबकी के नाम जानते हैं। और इसकी मुख्य रूप से मकर संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन इसकी पूजा करते हैं। इसे डुबकी या सगुनी चिड़िया की मुख्य रूप से पूजा करते हैं। कौन सी जनजाति पूजा करती है, आपकी ग्रासिया जनजाति पूजा करती है। इसके अलावा भाटली, पतरला, हंसला, जेला। मान लो ये पूछना जाए कि सर ये क्या चीज़ हैं, यह ग्रासिया जनजाति के जो पुरुष होते हैं उस पुरुषों के आभूषण हैं। ग्रासिया जनजाति के पुरुषों के आभूषण जो है मुख्य रूप से क्या नाम आता है, भाटली, पतरला, हंसला और जेला। यह ग्रासिया जनजाति के पुरुष मुख्य रूप से इन आभूषणों का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा महिला आभूषण की बात कर लें अपन, तो महिला आभूषण की बात करते हैं कि ये महिलाएं कौन कौन से आभूषणों का प्रयोग करती हैं। देखें इधर ग्रासिया जनजाति की महिलाएं, देखें महिलाओं की बात करते हैं तो महिला की बात करते हैं, एक तो पहनती नथ, एक पहनती है कड़ियाँ। इनके अलावा बात करते हैं तो बारली, इसके अलावा टोटी, इसके अलावा दामनी। इन आभूषणों का मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति की महिला प्रयोग। मान लो प्रश्न आता है कि बारली क्या चीज़ है, ऐसा नहीं कि जो बाहर रहने वाला बारली, वो नहीं। बारली ग्रासिया जनजाति की जो महिलाएं जो आभूषण पहनती हैं उसे अपन बारली कहते हैं। दामनी है, टोटी है, कड़िया, और पुरुष पहनते हैं भाटली, पतरला, हंसला, जेला के रूप में पुरुष आभूषण का प्रयोग करते हैं और महिला का आभूषण ये है। थैंक यू। ये वीडियो किस प्रकार लगा है आपको? इस वीडियो में आपको या अगले वाले वीडियो में आप किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करें कि सर आप किस प्रकार पढ़ा रहे हैं। आपके मन में किसी भी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं आपको। थैंक यू।